आज मैं वन पीस के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स के पेरेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि जोरो के पेरेंट्स कौन थे? नामी, फ्रैंक या शैंक्स के बारे में आप कितना जानते हो? तो वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्वाइन बटन दबाकर आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम लूफी से, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वन पीस वर्ल्ड का, जो कि मंकी डी ड्रैगन और एक अनजान औरत का बेटा है। एंड अभी इस अनजान औरत के बारे में हम थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। पहले बात करते हैं ड्रैगन, जिसने लूफी को खुद से पालने का फैसला नहीं किया और उसको बहुत ही छोटी सी उम्र में गार्ब को दे दिया। ये शायद इसलिए था क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर के रूप में ड्रैगन का रोल लूफी को हमेशा खतरे में रखा, जो वो अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सीरीज में हमने ड्रैगन को पहली बार लॉकडाउन में देखा था, जब उसने लूफी को स्मोकर से बचाया था। तब से वो खुद ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है। लेकिन ये देखते हुए कि उन्होंने वर्ल्ड मोस्ट वांटेड मैन का टाइटल हासिल किया है, वो जितना दिखता है उससे कहानी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जहाँ तक लूफी की मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन की बात है, तो ऑफिशियली कुछ भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हम मेन कैरेक्टर की मॉम की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो किसी न किसी पॉइंट पर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनेगी। वेल, उसके बारे में कई सारी थ्योरीज है, कुछ नॉर्मल जैसे कि वो एक रेगुलर मरीन थी, से लेकर क्रेजी थ्योरीज जैसे कि क्रोकोडाइल लूफी की मॉम है। हाँ, लेकिन ओडा ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि लूफी की मॉम जिंदा है, पर स्टोरी के लिए बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए वो शायद कभी नहीं दिखेगी। तो मेरा सबसे अच्छा अनुमान ये होगा कि वो बस एक साधारण महिला थी, जिसके साथ ड्रैगन के अपनी जर्नी के दौरान एक छोटा सा कांड हुआ था और उस कांड से लूफी पैदा हुआ। ड्रैगन यकीनन एक अच्छा पिता नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने बेटे को पर्सनली देखा, जो ऊसो के डैड के बारे में हम नहीं कह सकते। देखिए, ऊसो के जो पेरेंट्स है, यासोब और बनीचाना, और जब बचीना प्रेग्नेंट थी, यूसुफ ने उन्हें छोड़कर एक महान योद्धा बनने के अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। यस, जब वो प्रेग्नेंट थी तभी किया उसने, उससे पहले नहीं। वो रेड हेयर पायरेट्स के टॉप ऑफिसर्स में से एक बन गया, लेकिन वो अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भूल गया। उनके गुरु 10 साल पहले ईस्ट ब्लू गया था, लेकिन यासोब ने तब भी ऊसोब और अपनी पत्नी को चेक करने का नहीं सोचा। जब ऊसोब बच्चा था, उसने बेचैना की देखभाल की और उन्हें यासोब के गाँव लौटने की झूठी कहानियाँ सुनाकर सांत्वना देने की कोशिश की, और यहीं से ही ऊसोब की झूठ बोलने की आदत शुरू हुई। हमें बचीना के बारे में ज्यादा नहीं पता, बस इतना जब ऊसोब बच्चा था तो उनकी मौत हो गई थी। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि ना तो वो और ना ही ऊसोब यासोब से उन्हें छोड़ने के लिए नाराज थे। अगर ऐसा बाप तुम्हारा होता तो तुम क्या सोचते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऊसोब अब भी उन्हें अपना एक आदर्श मानता है। एंड इसी के साथ ही वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है, तो अपनी खाना वाना साथ ले लो, क्योंकि अभी भी 20 अलग अलग पेरेंट्स के बारे में कवर करना बाकी है। चलो एज के साथ कंटिन्यू करते हैं। वो पायरेट किंग बोल डी रोजर और पोर्टेज डी रोक का बेटा है, लेकिन वो रोजर को अपना पिता नहीं मानता, इसलिए वो अपनी माँ का लास्ट नेम यूज करता है। उसने गार्प और व्हाइट बेट जैसे दूसरे कैरेक्टर में अपने फादर फिगर को ढूंढ लिया था। रोजर निश्चित रूप से अपने युग का सबसे सफल पायरेट था, जिसने अकेले क्रू को ग्रैंड लाइन के आखिरी आइलैंड तक पहुंचाया था। ये देखते हुए कि रोजर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा था, जिसके कारण से ये समझ में आता है कि जब उसने खुद को सरेंडर किया तो उन्होंने 9 महीने तक रोजर से जुड़ी हर महिला की जांच की, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसका कोई बच्चा ना हो। एंड उन्हीं औरतों में से एक थी रोक, जो रोजर के बच्चे को अपने पेट में पाल रही थी। हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों कैसे मिले, लेकिन रोक के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने किसी तरह एस को जन्म देने से पहले पूरे 20 महीने तक अपनी कोख में रखा। गॉड नोज हाउ। मेरे को तो लगता है कोई डेविल फ्रूट के कारण ही हुआ होगा ऐसा, बट एस के पैदा होते ही वो तुरंत मर गई। लेकिन उसके इस काम ने एस को रोजर का बेटा होने का हर संदेह को दुनिया से ही मिटा दिया, जिसके कारण से एस बचपन में एक नॉर्मल लाइफ जी सके। वेल, काइंड ऑफ। और भले ही एस के पास रोजर से नफरत करने का कोई अच्छा रीजन ना हो, लेकिन साबो के पेरेंट्स को जो नफरत मिलती है वो बिल्कुल जायज है। इन लोगों को तो भैया सूली पे चढ़ा देना चाहिए। आउटलुक 3 और डिडिट, भाई इनके नाम यार क्या ही कहूँ, गोवा किंगडम के नोबल्स हैं, और उन्हें अपने बेटे से बस इतना चाहिए था कि वो उनके परिवार की जो इमेजरी है वो बनाए रखे। साबो को नोबल्स और उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हर चीज से नफरत थी, और वो एस और लूफी के साथ कचरे के एक ढेर में खेलना पसंद करता था। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने स्टैली को अडॉप्ट किया और उसे एक परफेक्ट बेटा बनाया। पेरेंटिंग के इस तरीके ने ही साबो को आइलैंड से भागने पर मजबूर किया, और वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा लगभग मार ही दिया गया था, जैसे कि आप
गैस कर सकते हैं साबो की मौत की खबर से उसके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने नए बेटे की अरेंज मैरिज की तैयारी में बिजी थे ताकि वो अपनी इमेज को और भी बढ़ा सके। जबकि हम नहीं जानते कि आउटलुक और डिडिट अब कैसे हैं। हम ये जानते हैं कि स्टेलिया गोवा किंगडम का राजा बन गया, तो लगता है कि उन्हें आखिर में वही मिला जो वो चाहते थे। एंड नाउ जज विस्मोक और उनकी पत्नी सोरा सांजी के पेरेंट्स हैं और उनका रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जज जर्मा किंगडम का एक बंदा है, लेकिन वो एक साइंटिस्ट भी है जो दुनिया के कुछ महान लोगों के साथ यानी कि मेट्स नाम के ग्रुप में काम करता था। अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके उसने अपने होने वाले 5 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि उन्हें इमोशनलेस सुपर ह्यूमन बना सके। सोरा जो सांजी की माँ थी वो इसके खिलाफ थी, लेकिन वो जज के सामने खड़ी नहीं हो सकी, इसलिए उसने चुपके से इन मॉडिफिकेशन का मुकाबला करने के लिए दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया। उन दवाइयों की वजह से सांजी आखिर में नॉर्मल पैदा होने वाला अकेला बच्चा बना, जबकि उसके बाकी 4 भाई बहन वैसे ही निकले जैसे जज चाहता था। जन्म देने के बाद सोरा कुछ और साल जिंदा रही और फिर उन दवाई के साइड इफेक्ट के कारण मर गई। इन इमोशनल के कारण जज ने सांजी को एक पूरा फेलियर माना, इतना कि उसने उसकी मौत का नाटक किया और उसे जिंदगी भर के लिए कैदी बनाकर रखने का इरादा किया। लेकिन उसकी बहन रेजू ने उसे भागने में मदद की। कई सालों बाद जज को याद आया कि सांजी भी जिंदा है, तो उसने अपने किंगडम को और शक्तिशाली बनाने के लिए सांजी और बिग मॉम की बेटी के बीच एक शादी तय कर दी। जब वो प्लान फेल हो गया, सांजी ने जज और अपने सभी भाई बहनों को असैसिन से बचाया। हाल ही में जज ने सीजर क्लाउन के साथ टीम अप किया है और उन्होंने मिलकर नियोमैट्स बनाया है, एक साइंस ग्रुप जिसका मकसद वेगापंक को पीछे छोड़ना है। लेकिन ये देखते हुए कि वेगापंक मर चुका है, मुझे सच में नहीं पता कि उनका गोल अब क्या है। अब अगर आपको फ्रैंकी का फ्लैशबैक याद है तो उसे उसके पायरेट्स पेरेंट्स ने 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन बात ये है कि हमें कभी नहीं पता चला कि उसके पेरेंट्स आखिर कौन है। वेल, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम पहले से ही एक ऐसे पायरेट को जानते हैं जिसने 26 साल पहले अपने बेटे को छोड़ दिया था, जो बिल्कुल सही बात है क्योंकि फ्रैंकी अभी 36 साल का है। वो आदमी है क्वीन, काइडो का ऑल स्टार में से एक, जो एक साइंटिस्ट भी है, जिसे फ्रैंकी का इतनी छोटी उम्र से साइंस के प्रति प्यार हमको ये बताता है कि शायद क्यून ही फ्रैंकी की माँ या बाप कुछ भी कह लो है। क्यून रिसर्चर्स टीम मेट का एक मेंबर था, लेकिन 26 साल पहले जब वो टीम खत्म हो गई थी, क्यून ने फ्रैंकी को जहाज से निकाल दिया और एक नए ग्रुप की तलाश में निकल गया और इस तरह वो 20 पायरेट में शामिल हो गया। ये देखकर थोड़ा दुख होता है कि क्यून अपने खुद के बेटे को भी नहीं पहचान सका, लेकिन ये समझने में आता है क्यों कि फ्रैंकी ने खुद पर कई अपग्रेड्स किए हैं और 20 पायरेट्स की हार के बाद क्यून के जेल में होने से उनके फैमिली यूनियन के चांस 0 हैं। लेकिन ये समझने में आता है क्योंकि फ्रैंकी ने अपने ऊपर इतने सारे अपग्रेड कर लिए हैं, क्या तुम इसको अपना बेटा मानोगे? मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। एंड अब क्योंकि क्यून हमारी जेल में है तो उनके फैमिली यूनियन के चांस बिल्कुल 0 है। और फ्रैंकी की माँ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन हो सकती है। चलो अब यामातो के पेरेंट्स को कवर कर लेते हैं। काइडो जो कि रोक्स पायरेट्स का मेंबर था, लेकिन गोल्ड वैली में रोक्स की हार के बाद वो अपने कई साथियों की तरह अपना खुद का क्रू शुरू करने के लिए अलग हो गया। 20 पायरेट्स बनाने के लगभग 4 साल बाद काइडो यामातो की माँ से मिला। हालांकि यामातो की माँ को स्टोरी में ऑफिशियली कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज हैं कि वो कौन हो सकती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब काइडो एक बुरा पेरेंट था ऑफ कोर्स, लेकिन वो सांजी के डैड की तरह बहुत एक्सट्रीम नहीं था। जब तक यामाटो ने ओडिन को आइडलाइज करना और उसकी जैसा होने का नाटक करना शुरू नहीं किया, तब तक वो एक अच्छा बाप था। लेकिन उसके बाद काइडो को इतना गुस्सा हो गया कि उसने उसे एक गुफा में कैद कर दिया और उसे वहीं मरने देने के लिए छोड़ दिया। एंड इस तरह की पेरेंटिंग हमारा काइडो करता था। यामातो को काइडो से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उसके दुश्मन का साथ देने लगी और आखिर में उसे हराने में मदद की। स्ट्रॉ हैट से हारने के बाद से काइडो का स्टेटस अननोन है, लेकिन बट वन पीस है ये, तो ऑफ कोर्स वो जिंदा होगा। मुझे लगता है वो किसी तरीके से बच गया होगा। जहाँ तक यामाटो की माँ का सवाल है, सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो असल में गुलरोजिया है, अमेज़न की पुरानी महारानी। देखिए, हम पहले से जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में पहले लव सिकनेस से पीड़ित थी और इससे बचने के लिए अमेज़न लिली से भाग गई थी। जैसा लगता है गुलरोजिया तब अमेज़न लिली वापस चली गई जब यामाटो बहुत छोटी थी, जो इस थ्योरी को पॉसिबल बनाता है और नहीं भी, क्योंकि काइडो का बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हु नोज उसके साथ क्या हुआ। एंड चलो अब विवली के साथ कंटिन्यू
करते हैं एडवर्ड विबली, और क्या वो सच में व्हाइट बियर्ड का बेटा है? इस पर बहुत बहस होती है। तो चलो कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। बकिंगम, स्टसी और व्हाइट बियर्ड दोनों रॉक्स के जहाज पर क्रूमेट्स थे जब तक कि वो 38 साल पहले अपने अपने रास्तों पर नहीं चले गए। ये देखते हुए कि विबली 35 साल का है कि उसके असली पिता होने के चांस काफी कम है, क्योंकि क्रू तब तक पहले ही भंग हो चुका था। लेकिन क्या हो अगर व्हाइट बियर्ड सच में उसका पिता है, पर थोड़ा अजीब तरीके से। अब यहाँ मैं अपनी थ्योरी डालूंगा। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि मैट्स ने स्टर्सी का एक सफल क्लोन बनाया था, तो ये बहुत पॉसिबल है कि विबली भी एक क्लोन है स्टर्सी और व्हाइट बियर्ड का डीएनए से बनाई गई। स्टर्सी ने ये तभी रिवील किया कि विबली व्हाइट बियर्ड का बेटा है जब व्हाइट बियर्ड मर चुका था, जिससे कि डीएनए चेक ना हो सके। और ये शायद इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि व्हाइट बियर्ड जिंदा होता तो इन दावों को नकार देता। खैर, स्टर्सी ने वेवली का इस्तेमाल करके व्हाइट बियर्ड के खजाने पर हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो प्लान पूरी तरह फेल हो गया। आखिर में वो हार गया और मरीन्स ने उसको पकड़ लिया, जिससे कि स्टेसी अब अकेली है एंड हमें पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। एंड यहीं पर ही ये काफी आयोनिक है कि डोफ्लेमिंगो के पेरेंट्स स्टोरी के सबसे अच्छे लोगों में से थे, लेकिन उनका अंजाम फिर भी बहुत बुरा हुआ। तो डंगशुनटो अलग नाम है, ये फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन्स थी जो सचमुच दुनिया के ऊपर रहते थे और इंसानों से तभी इंटरेक्ट करते थे जब उन्हें गुलाम बनाकर इस्तेमाल करना होता था। लेकिन होमिंग और उनकी पत्नी वैसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना टाइटल छोड़कर अपने 2 बच्चे डोफ्लेमिंगो और रुस्तुनो के साथ दूसरे इंसानों के बीच साधारण जीवन जीने का फैसला किया। वो लगभग 1 दिन तक ठीक था जब तक लोगों को पता नहीं चला कि वो असल में कौन है, और तभी लोगों में गुस्सा फैल गया। उनका पूरा घर तबाह हो गया और लोग उन्हें मारने के लिए भी तैयार थे। तो होमिंग अपने परिवार को दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने ले गया। उसकी पत्नी, जिसका नाम कभी नहीं बताया गया, तब तक पहले से ही बीमार थी और क्योंकि उनके पास मदद के लिए कोई नहीं था तो वो टपक गई। लेकिन इससे भी बुरा, गांव के लोगों को फिर से पता चला कि वो कहाँ रहते हैं और उन्होंने उनको फ्यूचर करना जारी रखा। डोफ्लेमिंगो की नफरत अपने पिता के लिए बढ़ती रही क्योंकि वो उन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन के अपने टाइटल्स त्यागने के लिए दोषी ठहराता है। आखिर वो पूरी तरह से पागल हो गया और उसने होमिंगो को गोली मार दी, इस उम्मीद में कि उसे मारने से वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, साला क्रिमिनल बन जाता है। अपने बाप को मारेगा तो यही होगा ना। एंड अब फादर की बात आई तो व्हाई नॉट वी टॉक वन मोर लेजेंडरी फादर और उनके बच्चों के बारे में। मोमोनोसुके और हायोरी एक लेजेंडरी वानो समुराई कोज़ुकी ओडिन और उनकी पत्नी टोकी के बच्चे हैं। ओडिन बचपन से ही एक प्रॉब्लम चाइल्ड था जिसका सपना अपने देश को छोड़कर एक एडवेंचर पर जाना था। ये सपना तब सच हुआ जब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स वानो आए तो ओडिन व्हाइट बियर्ड के साथ एक लड़ाई में खुद कूद पड़ा और फिर उसे मीठी मीठी बातें करके क्रू में शामिल होने के लिए मना लिया। लेकिन उसका ऑफिशियली क्रू में शामिल होने से पहले उसने टोकी नाम की एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाया एंड टोकी उसमें फिदा हो गई। एंड हमारी टोकी एक वॉइड सेंचुरी की महिला थी जो कि अपना डेविल फ्रूट इस्तेमाल करके खुद को फ्यूचर में भेजकर प्रेजेंट टाइम में आ गई थी। खैर, वो ओडिन के साथ व्हाइट बियर्ड के जहाज पर आ गई और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। सिर्फ 2 साल बाद उनका पहला बेटा मोमोनोसुके पैदा हुआ और उसके 2 साल बाद हीरोई पैदा हुई। जब उनके समुद्र की यात्रा जारी रही तो हमारी टोकी बीमार पड़ गई। वाई एवरी मदर इज गेटिंग सिक ब्रदर, ओडा क्या कर रहा है तू ये? इसलिए उसे बच्चों की देखभाल के लिए वानों पर छोड़ दिया गया, जबकि ओडिन एक आखिरी एडवेंचर के लिए गया होता हमारा लाफ्टेल के लिए। जब वो आखिरी में वापस पहुंचा सब कुछ बदल चुका था क्योंकि काइडो ने उसकी गैर मौजूदगी में आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। ओडिन के फिर कुछ गलत फैसले लिए, ओडिन फिर उसे लड़ने गया। हम जानते हैं कि ओडिन हार गया और भले ही वो काइडो से ज्यादा ताकतवर था, वो आखिर में मारा ही गया। जब टोकी ने ये सुना तो उसने अपने डेविल फ्रूट पावर्स का इस्तेमाल करके मोमोनोसुके को फ्यूचर में भेज दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोज़ो की ब्लड लाइन जिंदा रहे। एंड अब बात करते हैं एक ऐसे बेटे के बाप की जो कि मरीन्स में हीरो है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गार की, और गात का बेटा एक दी वर्ल्ड मोस्ट वांटेड मैन है। अब ये देखते हुए कि वो अपने पोते को लगातार पीटता रहता था तो हम मान सकते हैं कि वो अपनी असली औलाद को भी यानी ड्रैगन को कुत्ते की तरह मारता होगा। हमने गार्प और ड्रैगन के बीच का रिश्ते के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। अब ड्रैगन के बारे में ही नहीं पता तो उनके रिश्ते के बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन उनके बीच जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा कि ड्रैगन ने मरीन छोड़कर अपने रास्ते पर चलने का फैसला लिया। इंटरेस्टिंगली गार ड्रैगन की तलाश में नहीं गया जैसे वो रोजर के लिए जाता था, तो मैं कहूंगा कि उनका रिश्ता शायद ठीक ठाक ही है। एंड अब क्योंकि गार पकड़ा जा चुका है, अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि अब बेटा अपने बाप को बचाने आएगा। अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा होगा, हम ड्रैगन को एक्शन में देखेंगे। एंड यही हम गार की पत्नी और ड्रैगन की माँ के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन है, कोई अच्छी थ्योरी भी नहीं है। एंड अब
बस 11 और पेरेंट्स को कवर करना बाकी रह गया है। फाइनली वीडियो के हाफ में आ चुके हैं। अगर आपको अब वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक बने हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अब मैं यहाँ पर एक शर्त लगा सकता हूँ कि आप इन कैरेक्टर्स के पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, जैसे कि जोरो के पेरेंट्स, जिनकी कहानी लगभग 55 साल पहले शुरू हुई थी, जब जोरो की दादी शिमोस्की फुरुकी और 24 अन्य लोगों ने वानों से भागकर शिमोस्की विलेज बनाया। फिर कुछ समय बाद गाँव में रहते हुए रोनोरो अराशी नाम के एक स्पोर्ट्समैन तेरा नाम की एक महिला से मिला, जो एक डाकू की बेटी थी। दोनों को आखिर में प्यार हो गया और उनके एक बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने जोरो रखा। जोरो के पेरेंट्स के बारे में इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पता कि वो कैसे मरे। अराशी पायरेट से लड़ते हुए मर गए, जबकि तेरा एक बीमारी से मर गई। मैं कह रहा हूँ ना, ये ओडा औरतों को बीमारी से मार रहा है। जोरो के परिवार के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कुछ और रिश्तेदारों को भी जानते हैं, जैसे कि जोरो के ग्रैंड अंकल शिमोस्की उशिमारू रिंगो, जिसे यामातो के फ्लैशबैक में उसी गुफा में हमें दिखाया गया था। और अगर आप सोच रहे हैं, हाँ, जोरो लेजेंडरी वानो समुराई रियोमा से भी रिलेटेड है, जो सैकड़ों साल पहले रहता था एंड अब जो करंट में रह रही है। ओलिविया ओहारा आइलैंड की एक ब्रिलियंट आर्कियोलॉजिस्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और रिसर्चर सेंटर की एक महिला थी। वो निको रोबिन की माँ थी और हम नहीं जानते कि उसके पति कौन थे। ओहारा हो सकता है, मजाक है, दिल पे मत लेना। लेकिन ये काफी साफ है कि उसकी मौत ने ही ओलिविया को पोनिग्लिस पर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। ओलिविया वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था, इसके तह तक जानने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। 1-2 साल की निको रोबिन को अपनी बहन की देखरेख में छोड़कर एक एक्सपीडिशन पर चली गई। 6 साल बाद ओलिविया की पूरी टीम पकड़ी गई और मार दी गई, जबकि उससे पूछताछ के लिए जिंदा रखा गया। खुशमती से वाइस एडमिरल सोल को नहीं लगा कि उसके साथ जो हुआ वो सही था, इसलिए उसने उसे वहां से भगा दिया। उसके तुरंत बाद ओलिविया को अपनी साथी रिसर्चर को आइलैंड खाली करने की चेतावनी देने वर्ल्ड गवर्नमेंट से पहले ओहारा पहुंचना पड़ा, लेकिन मरीन्स और CP9 ठीक उसके पीछे थे और जल्दी ही उन्होंने आइलैंड को घेर लिया। एक बस्टर कॉल शुरू कर दिया। ओलिविया का रोबिन के साथ एक छोटा सा रियूनियन हुआ और वो खुश थी कि उसने भी एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया था, लेकिन उसे एक कठिन फैसला लेना पड़ा कि रोबिन को जिंदा रखने के लिए उसको मरना पड़ेगा। आखिर में ओलिविया बस्टर कॉल के दौरान मारी गई। यस, पत्नियां मारी जा रही हैं। एंड लास्टली उसने जितनी भी किताबें हो सके उतनी बचाने की कोशिश करी। ऑफ कोर्स एक सेंटिमेंटल कहानी है, बट इससे भी ज्यादा सेंटिमेंटल कहानी सुननी है जो हमारे स्कारलेट के साथ हुआ, जो रेबेका के पेरेंट्स हैं। क्यूरियस एक गली का गुंडा था जिसने बदले की भावना में 2 लोगों को मार डाला था, लेकिन उसे फांसी देने के बजाय किंग रोक्यो ने उसे कोलिजियम में डाल दिया। उसे कहा कि अगर वो 100 लड़ाइयाँ जीत गया तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अब जो क्यूरियस थी, उन्हें 100 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास जीने के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी कि कोई मोटिव ही नहीं बचा। 9 साल तक और 3000 से ज्यादा जीत हासिल की एंड किंग रिक्यो ने अपनी दोनों बेटियों स्कारलेट और विलो के गार्ड की नौकरी उसको ऑफर कर दी। स्कारलेट शुरू में क्यूरियो से थोड़ी नफरत करता था, लेकिन जब उसे किडनैप किया गया और क्यूरियो ने उसे बचाया, वो उसके प्यार में पागल हो गई। अब वो दोनों साथ नहीं हो सकते थे क्योंकि अब समाज एक कातिल को और एक राजा को तो एक साथ नहीं देखना चाहेंगे ना। तो किंग रिक्यो ने स्कारलेट की मौत का नाटक किया ताकि दोनों एक अलग अलग झोपड़ी में शांति से रह सकें। वही उन्हें रेबेका को जन्म दिया और क्यूरियस आखिर में एक सही जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब डोफलिंगो ने देश पर कब्जा कर लिया। क्यूरियस ने राजा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और इस प्रक्रिया में अपने एक पैर भी खो दिया, लेकिन आखिर में उसको एक खिलौना बना दिया गया, जिसका मतलब था कि उसका अस्तित्व सबकी यादों से मिटा दिया गया। एंड सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी जो पत्नी थी वो उसको उसके आखिरी पलों में उसे पहचान भी नहीं सकी। उसके पास सिर्फ रेबेका बची थी, इसलिए वो उसके साथ रहा और अगले 10 साल तक उसको पाला। भले वो नहीं जानता था कि वो उसका पिता था, लेकिन कहानी हमारी एक हैप्पी एंडिंग हुई क्योंकि जब उस अपने सुगर को बेहोश कर दिया, किशोर अपने इंसानी रूप में वापस आ गया और रेबेका को आखिर में वो फिर से याद आ गया। फिर भले ही उसके पास सिर्फ एक पैर था, उसने अपनी पत्नी का बदला डिमेंटे को हरा कर लिया। जब ड्रेसरोसा आजाद हो गया, वो और रेबेका आखिर में फिर से पिता और बेटी के रूप में साथ रहने लगे। अब लो के पेरेंट्स को इस फ्लैशबैक में ज्यादा अटेंशन नहीं मिली, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उनका जिक्र करना जरूरी है। लो के पिता और उसकी माँ ने उसे उसकी बहन को फेवलैंका दी व्हाइट सिटी में पाला और इस परिवार के बारे में जो थोड़ा सा हमको मालूम है, वो सब एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लो के डैड देश के सबसे अच्छे डॉक्टर थे और उसकी माँ भी एक डॉक्टर थी जो उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। इसका मतलब था कि लो के पास 2 पेरेंट थे जो उससे मेडिसिन सिखा रहे थे, एक ऐसी चीज जिसमें उसकी छोटी उम्र से ही रुचि थी। कुछ समय बाद
नंबर लीड वो और जो सिर्फ फेवलिंग में निकाला जाता था से एक घातक बीमारी होनी चालू हो गई। इसने पूरे देश को उलट पुलट कर दिया और सभी पड़ोसी देशों ने तो अपनी सीमा उन लोगों के लिए बंद कर दी या फिर फेवलिंका के साथ युद्ध छोड़ दिया ताकि बीमारी को पहले ही रोका जा सके। भागने की कोशिश करने की बजाय लोग के पेरेंट्स हॉस्पिटल में रुके ताकि जितना हो सके उतना लोगों का इलाज कर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश हॉस्पिटल पर हमला हुआ और दोनों मारे गए। इस पूरी कहानी की सबसे दुखद बात यह है कि ये बीमारी बाद में जानलेवा भी साबित नहीं हुई, जिसका मतलब कि उस दिन फेवलिका में हुई मौतें बेमतलब की हुई। एंड चलो अब इस सैडेस्ट स्टोरी के बाद हम बात करते हैं शिराहोशी के पेरेंट्स की। किंग नेपट्यून और क्वीन ओतिह्युमे वो फिशमैन आइलैंड पर रिगु किंगडम के शासक है। एंड वन मोर थिंग, इसने इससे शादी कर कैसे ली और इतनी बड़ी बच्ची पैदा कैसे हो गई, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पर शिराहोशी के अलावा उनके 3 और बच्चे हैं, वोवोशिकी, रियोशी और मनमोशी। ओतिह्युमे का लक्ष्य था फिशमैन को सतह पर ले जाना ताकि वो सूरज के नीचे रह सके। इंसान और फिशमैन दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, इसलिए अपनी पूरी प्रजाति को इस पर राजी करवाना एक ऐसी चीज थी जिस पर उसने कई सालों तक काम किया। अक्सर इस बारे में बहस देती थी कि सतह पर रहना कितना अच्छा होगा और कैसे सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं। एक सुनहरा मौका तब मिला जब एक सेलेस्टियल ड्रैगन दक्षिणोतु मोजगार्ड फिशमैन आइलैंड पर क्रैश लैंड हुआ, उसकी जान बचाकर। और कुछ दिनों की बातचीत के बाद ओतिह्युमे ने आखिर फिशमैन के माइग्रेशन का समर्थन करने के लिए मान गया। जैसे ही सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, होडी जोन्स ने ओतिह्युमे की हत्या कर दी। होडी ने ये इसलिए किया क्योंकि वो इंसानों से नफरत करता था और नहीं चाहता था कि फिशमैन और ह्यूमन आपस में मिले। इसके बाद किंग नेपट्यून को देश पर अकेले शासन करना पड़ा। एंड अब यहाँ पर लूफी और जिनबे से मिलने के बाद नेपट्यून और शिराहोशी ने आखिर में रेवरी में भाग लिया, जो पूरे देश को सतह पर रहने का एक कदम और करीब ले आता है, ठीक जैसे ही ओतिह्युमे चाहती थी। अब यहाँ हम बात करेंगे हमारे नेफेडिरिया कोबरा और लिली के बारे में, जो कि एल्वेस्टा के राजा और रानी थे। एंड विवी के पेरेंट्स भी। अब टिटी तब मर गई जब विवी बहुत छोटी थी, इसलिए वो स्टोरी में लगभग नहीं दिखती। उसके बारे में हम बस इतना जानते हैं कि विवी बिल्कुल वैसी ही दिखती है, वो अपनी उम्र में दिखती थी, यानी कि वो माँ पर गई है। हम ये भी मान सकते हैं कि उसने विवी को इतना बहादुर और अपने देश के प्रति वफादार बनाने में एक भूमिका निभाई थी। ये बाद में काम आया जब क्रोकोडाइल ने देश पर कब्जा कर लिया और कोबरा लाचार था, जबकि विवी अकेले मदद ढूंढने और सबको ठीक करने के लिए निकल गई थी। जहाँ तक कोबरा की बात है तो वो काफी एक अच्छा आदमी है जो अपने लोगों की परवाह करता है। उनके विद्रोह के बाद भी उसने वही किया जो एल्वेस्टा के लिए सबसे अच्छा था। साथ ही कोबरा नेफेडिरी लिली नामक किसी से संबंधित था जो उसे और विवी दोनों को डी क्लैन का वंशज बनाता है। खैर, कोबरा विवी का काफी सम्मान करता था और मानता था कि वो एक दिन एल्वेस्टा की एक महान रानी बनेगी, लेकिन वो दिन उसकी उम्मीद से पहले ही आ गया। देखिए, रेवरी के दौरान कोबरा के कुछ सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे और क्योंकि उसे सच जानना पसंद है, उसने 5 एल्डर से पूछने का फैसला किया क्या वो कुछ जानते हैं। एंड इसी गलती ने उसकी आखिरकार जान ले ली। अपने आखिरी के पलों में कोबरा ने साबो को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और उस लड़के से लूफी तक अपनी आखिरी संदेश पहुंचाने के लिए कहा, जो ये था कि पूरा नेफेडिरी परिवार टी इनिशियल वाला है। अब सिर्फ 5 और कैरेक्टर बचे हैं। चलो अब बिग मॉम पर आते हैं। बिग मॉम के पेरेंट्स का कभी नाम नहीं बताया गया और हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि उन्होंने उसे एक खतरनाक द्वीप पर छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। और भले ही ये बड़ा क्रूर लगता है, लेकिन इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उनका राजा नेक था क्योंकि वो जानते थे कि वो उसके साइज और व्यवहार के कारण उसकी देखभाल नहीं कर सकते। साथ ही वो जानते थे कि मदर कार्मेल लिलिन को अपना लेगी और शायद उसे उनसे बेहतर जिंदगी मिलेगी। ऐसा आखिर में हुआ भी। हालांकि कार्मेल लिलिन के लिए एक और भी बुरी पेरेंट साबित हुई क्योंकि वो सिर्फ उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेचकर पैसा कमाना चाहती थी। अगर आपने सबसे नई वन पीस मूवी देखी है तो आप जानते हैं कि उता शैंक्स की गोद ली हुई बेटी है और भले ही हमें उसे एनिमे में अब तक नहीं देखा है, वो असल में कैनन कंफर्म हो चुकी है। उता का असली पेरेंट दोनों पायरेट द्वारा मारे गए थे और उसे उन्होंने खजाने के रूप में ले लिया था जब वो सिर्फ 2 साल की थी। लेकिन शुक्र है शैंक्स ने और उसके क्रू ने उन्हीं पायरेट्स पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अनजाने में उता को गोद ले लिया। उता बचपन में बहुत रोती थी, इसलिए शैंक्स अक्सर उसे शांत करने के लिए गाता था, जो शायद उसके गाने के प्रति इतना प्रेम को समझाती है। कुल मिलाकर शैंक्स उसके लिए एक केयरिंग डैड था और उसने उसे म्यूजिक आइलैंड एलिगा जाने का मौका भी दिया ताकि और लोग उसकी आवाज सुन सके। एंड नाउ उता की बात हो गई है तो उसके बाप की बात कर लेते हैं। तो वन पीस के करंट वर्ल्ड में आखिरकार थ्योरी कंफर्म हो चुकी है कि फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है हमारा शैंक्स। फिगरलैंड गार्लिंग कोई आम सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं है, बल्कि गोड्स नाइट्स का लीडर और नया 5 एल्डर में से एक है। इसी वजह से गोड वैली इंसिडेंट के दौरान शैंक्स को एक ट्रेजर चेस्ट में छोड़ दिया गया था। हमें अभी तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है क्योंकि वहाँ क्यों छोड़ा गया
था। अभी तो गोड वैली के बारे में ही हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरीज ये है कि गार्लिंग ने सैंक्स को वहाँ रोक्स पायरेट के हमले से बचाने के लिए छुपाया था, या फिर लोगों का मानना है कि वो सैंक्स वहाँ मिस्टेक से आ गया था। अब जो भी हो, सैंक्स आखिर में रोजर पायरेट द्वारा अनजाने में उठा लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उता को पाया था। एंड बाद में उसको भी पता चला होगा कि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। सैंक्स मैरिज हुआ, लौटा होगा, वो पहली बार अपने परिवार से मिला होगा, लेकिन वो वहाँ ज्यादा देर तक रुका नहीं होगा और जल्द ही अपने सेलेस्टियल ड्रैगन टाइटल को त्याग दिया होगा नॉर्मल इंसानों के बीच रहने के लिए। हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये संभव है कि उसकी गार्लिंग के साथ अच्छी नहीं बनी और उसे ये भी पसंद नहीं था कि सेलेस्टियल ड्रैगन आमतौर पर कैसे काम करते हैं। खैर चलो, उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले चैप्टर्स में कुछ और जवाब मिलेंगे। चलो अब जल्दी से चोपर के परिवार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चोपर एक रेंडियर है, उसके पेरेंट्स वेल रेंडियर्स ही होंगे। उन्हें कभी ठीक से रिवील नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास ये इमेज है जो शायद चोपर की पुरानी जिंदगी की है, जिसका मतलब है कि इनमें से कुछ रेंडियर्स उसके असली पेरेंट्स हो सकते हैं। खैर उसके झुंड को वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो नीली ना के साथ पैदा हुआ, लेकिन एक डेविल फ्रूट खाने के बाद वो एक इंसान बन गया। तो दूसरे रेंडियर ने उसको अपने झुंड से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर हरुलिकू ने चोपर को जमीन पर खून से लटपट पाया, जब कुछ इंसान उसे शिकार करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी पट्टी करने और उसे कुछ खाना देने का फैसला किया। ये डॉक्टर चोपर का असली फादर फिगर बन गया और उसे खुद एक डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। पूरे 1 साल तक वो अनजान लोगों का इलाज करता रहा। एंड जब हमारे हिल्लू को एहसास हुआ कि उसकी जो बीमारी है कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, पहले उसने चोपर को बाहर निकालने की कोशिश की ताकि उसे अपने पिता को धीरे धीरे मरते हुए ना देखना पड़े। लेकिन चोपर को पता चल गया कि क्या हो रहा है और वो हर तरह की दवाइयां को ढूंढना चालू कर देता है। आखिर में चोपर ने गलती से एक जहरीला मशरूम बना लिया, लेकिन हरकुली उसके प्रयासों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर भी उसे खा लिया। मशरूम के असर से मरने से पहले ही हरकुल दूसरे बीमार लोगों को बचाने की कोशिश में मारा गया, पर उसके सपनों को चोपर ने जिंदा रखा। एंड अब लास्टली कैरेक्टर की बात करते हैं, जो है नामी, जिसके पेरेंट्स को स्टोरी में कभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन हम जानते हैं कि वो ओयाकोतु किंगडम में रहते थे और एक युद्ध के दौरान मारे गए थे। हम नामी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में जल्द ही थोड़ा और बात करेंगे। खैर अपने एक मिशन पर एक मरीन बेलामेरा किंगडम में आई और लड़ाई में घायल हो गई, लेकिन जैसे ही वो मरने वाले थी, नोजिको नाम की एक बच्ची ने एक बेबी नामी को गोद में लिए उसके पास आई। उन्हें देखकर बेलामेरा ने दोनों बच्चों को कोकोवेजी विलेज वापस ले जाना और उन्हें एक नई जिंदगी देने की हिम्मत जुटाई। इसके बाद उसने मरीन्स को छोड़ दिया, लड़कियों को गाँव के बाहर एक घर में पालने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सिर्फ संतरे खाकर बेलामेरा जीने के लिए पर्याप्त बचत कर सकती थी कि कम से कम वो तब तक कर सकती थी जब तक आल्नो पायरेट्स ने गांव पर हमला नहीं कर दिया और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी रकम की मांग की। एंड वी नो कि उसके साथ क्या हुआ, आलरोंग ने उनको मार दिया। एंड यहीं पर ये खत्म होती है वीडियो। एंड वीडियो काफी लंबी है, अगर आपको पसंद आई है तो यार मेहनत काफी करी है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।